दिसंबर की यकबस्ता और तूफानी रात का सुनाटा हरीम के कमरे में फैली वहशत को मजीद गहरा कर रहा था। बाहर आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और वक्फे वक्फे से होने वाली बूंदाबांदी खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थी, जैसे कोई भूला बसरा मुसाफिर पनाह मांग रहा हो। मगर हरीम शाह, जिस शहर के सबसे बड़े बिजनेस अंपायर मरहूम सेठ वकार की इकलौती बेटी थी, खुद अपने ही घर में पनाह की तलाश में थी। वो मखमल के बिस्तर पर बैठी थी, मगर उसकी रूह कांटों पर लेटी हुई थी। कमरे की दीवारों पर लगी महंगी महंगी पेंटिंग्स और फर्श पर बिछे ईरानी कलीन उसकी तन्हाई का मदावा नहीं कर सकते थे। यतीमी का जख्म वक्त के साथ बढ़ने की बजाय मजीद नासूर बन चुका था। जब से उसके वालिदैन का साया सर से उठा था, वो चाचा इफ्तिखार और चची निगहत के रहमो करम पर थी। दुनिया की नज़र में वो एक शहजादी थी जिसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर हकीकत ये थी कि वो एक ऐसी कैदी थी जिसकी बेड़ियां सोने की थी और जिसका पिंजरा हीरे जवाहरात से जुड़ा था, लेकिन उसमें हवा और रोशनी का गुजर नहीं था। कमरे में हीटर की मसनूई गर्माइश के बावजूद उसे सर्दी लग रही थी, और ये सर्दी मौसम की नहीं बल्कि उन रवैयों की थी जो पिछले कुछ अरसे से उसके घर का माहौल जहरीला बना रहे थे। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे चौंका दिया। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ की और गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज किया। दरवाजा खुला और मुलाजमा ने अंदर झांक कर कहा, बीबी जी, साहिब और बेगम साहिबा खाने की मेज पर आपका इंतजार कर रहे हैं, और यासिर भाई भी वहीं है। हरीम का दिल एक लम्हे के लिए धड़का, फिर डूब गया। वो जानती थी कि आज का खाना महज खाना नहीं होगा, बल्कि वही पुरानी बहस होगी जो अब रोज का मामूल बन चुकी है। उसे सर हिलाकर मुलाजमा को भेज दिया और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसका अक्स उसे अब अजनबी लग रहा था। करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो किसी मुफलिस के चेहरे पर भी नहीं होती। उसने खुद को समझाया कि हरीम, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम अब बच्ची नहीं हो। तुम अपने फैसलों का इख्तियार तुम्हें खुद लेना होगा। वो कदम घसीटती हुई डाइनिंग हॉल में की तरफ बढ़ी, जहां फानूस की तेज रोशनी में तीन चेहरे उसके मुंतजिर थे। चचा इफ्तिखार अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे थे। चची निगत प्लेटों में सालन निकाल रही थी और यासिर अपने मोबाइल पर कुछ करते हुए मुस्कुरा रहा था। हरीम को देखते ही यासिर के आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। ये मोहब्बत की चमक नहीं थी, बल्कि शिकार को सामने देखकर शिकारी की आंख में उभरने वाली तस्कीन थी। हरीम खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फिजा में एक भारी बन था, जिस सिर्फ कांटों और छुरियों की आवाज ही जिसे तोड़ रही थी। चाचा इफ्तिखार ने गला साफ किया और अखबार साइड पर रखते बोले, हरीम बेटा, तुम जानती हो कि अब तुम 22 साल की हो चुकी हो और तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है। हम चाहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे घर का कर दें। ये तुम्हारे मरहूम बाप की भी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे घर की जीनत बनो। हरीम के हाथ में पकड़ा नवाला वहीं रुक गया। उसने नजरें उठाकर चचा की तरफ देखा, जिनकी चेहरे पर मस्नूई शफकत थी। उसने बहुत धीमे लहजे में कहा, चचा जान, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि मैं यासिर को अपने भाइयों की तरह समझती हूँ। मैंने बचपन से इसी घर में उसी के साथ परवरिश पाई है। मेरे जहन के किसी गोशे में ये ख्याल तक नहीं आ सकता। चाची निगहत ने फौरन बात काटी और तंग कर बोली, अरे ये कैसी दकियानुसी बात है। कजन्स में शादियां होती हैं, और वैसे भी यासिर से बेहतर कौन संभाल सकता है तुम्हारी इतनी बड़ी जायदाद को। गैरों में जाओगी तो सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी करेंगे। हम तो अपने हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। हरीम ने बेबसी से यासिर की तरफ देखा, जो अब भी बड़ी डिठाई से उसे घूर रहा था। उसे मुस्कुराते हुए कहा, हरीम, तुम्हें मुझ में कोई बुराई नजर आती है क्या? मैं हैंडसम हूँ, एजुकेटेड हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ। हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है। हरीम का जब्त जवाब देने लगा। उसने पानी का घूंट भरा और कांपती आवाज में बोली, मसला बुराई का नहीं है यासिर, मसला दिल का है। मैं कि ऐसे रिश्ते में नहीं बन सकती जहाँ इज्जत तो हो शायद, मगर मोहब्बत ना हो। और वैसे भी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पिछले महीने ऑफिस के अकाउंट्स में जो 50 लाख का घेला हुआ है वो किसने किया है। ये सुनते ही मेज पर सन्नाटा छा गया। चचा इफ्तिखार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा और चीखे, जुबान चलाती हो अपने बड़ों के आगे? हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, और आज तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। इस यतीम लड़की को हमने शहजादियों की तरह रखा, और ये सिला तेरी हो तो? यासिर भी गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, डैड, इससे प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये सीधे तरीके से नहीं मानेगी।
ऐसा लगता है कि दौलत इसके नाम है तो ये हमें नीचा दिखा सकती है। हरीम भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। उसे अपनी नम आंखों से उन तीनों को देखा जो उसके अपने खून थे, मगर आज सफेद खून हो चुके थे। उसने फैसला खुन लहजे में कहा, बस बहुत हो गया चाचा साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए चुप थी, मगर अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी फिक्र नहीं बल्कि इस जायदाद की फिक्र है जो कि मेरे नाम है। आप चाहते हैं कि मैं यासिर से शादी कर लूँ ताकि ये सब कुछ कानूनी तौर पर आपके घर में रहे, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, कोई कारोबारी डील नहीं। और अगर आप लोगों का रवैया यही रहा तो मैं ये घर छोड़कर हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। चाची निगहत ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, हॉस्टल जाओगी तो 2 दिन नहीं रह पाओगी इस ऐशो इशरत के बगैर, नाक रगड़ती हुई वापस आओगी। हरीम ने पलट कर कहा, ये ऐशो इशरत मुझे काटती है चची जान, मुझे सूखी रोटी मंजूर है मगर ये जिल्लत नहीं। मैं कल ही अपने वकील से बात करके अपनी रहाइश का बंदोबस्त करूंगी। ये कहकर भाई हरीम वहां रुकी नहीं बल्कि तेजी से अपने कमरे की तरफ भागे। पीछे चचा और यासी की गसीली आवाजें आ रही थी। कमरे में आकर उसने दरवाजा लॉक किया और पूट पूट कर रो पड़ी। वो दीवार के साथ लगकर जमीन पर बैठ गई। उसका दिल कर रहा था कि काश जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने अपनी माँ बाप की तस्वीर उठाई, उसे सीने से लगाया। तस्वीर के शीशे पर उसके गर्म गर्म आंसू गिर रहे थे। बाबा, हम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? देख ले आपका भाई मेरे साथ क्या कर रहा है। वो लोग मुझे नोच खाना चाहते हैं। वो सिसकियां लेते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। आज रात उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। खाने की मेज पर होने वाला तमाशा उसकी बर्दाश्त से बाहर था। चचा की आंखों में छुपी लालच और चची के लहजे की मिठास में छुपा जहर अब उसे साफ दिखाई देने लगा था। और सबसे बढ़कर यासिर की वो हवस भरी नजरें जो उसे अपने वजूद पर रेंगती हुई महसूस हो रही थी। यासिर जो उसका कजन था मगर उसकी नजरों में कभी भाइयों वाला एहतराम नहीं था, बल्कि उसे एक लॉटरी समझता था जिसे जीतना उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद था। हरीम ने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया। वो मजीद उस घुटन में सांस नहीं ले सकेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी तमाम दौलत और आसाइशें छोड़नी पड़े। वो जानती थी कि ये रास्ता कांटों से बड़ा है, मगर अपनी इज्जत का सौदा करने से बेहतर था वो अकेली रह ले। उसे अपने छोटा सा बैग उठाया, उसमें सिर्फ चंद जरूरी कपड़े और अपनी माँ की तस्वीर रखी। कि वो वाहिद असासा था जो उसे दुनिया की हर दौलत से ज्यादा अजीज था। रात की पिछली पर जब सारा घर गहरी नींद में था, हरीम ने दबे पांव अपने कमरे का दरवाजा खोला। हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सीढ़ियों से उतरते उसे यूं लगा जैसे वो अपने बचपन की यादों को पीछे छूट रही है। वो यादें जब उसके घर के दरो दीवार उसके कहके से गूंजते थे, मगर अब यहाँ सिर्फ साजिशों की सरगोशियां थी। सदर दरवाजे से निकलते सर्द हवा के थप्पड़ों ने उसका इस्तकबाल किया, मगर उसमें सर्दी में उसे आजादी की गर्माइश भी महसूस हुई थी। उसे गार्ड की नजरों से बचते पिछले गेट का रुख किया और सड़क पर आ गई, जहाँ रात का अंधेरा उसका वाहिद साथी था। उसने टैक्सी रोकी और हॉस्टल का पता बताया। टैक्सी ड्राइवर ने हैरत से उस अकेली लड़की को देखा, मगर हरीम की नजरों में एक ऐसा अज़्म था जिसने उसे सवाल करने से बाज रखा। जब गाड़ी चली तो हरीम ने मुड़कर उस आलीशान महल को नहीं देखा जिसने उसका चैन और सुकून छीन लिया था। दूसरी तरफ शहर के एक और कोने में अस्पताल की राहदारियों में अरहान नामी नौजवान जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। उसका लिबास जगह जगह से फ्यून ज़दा था और जूते घिसे हुए थे, मगर उसकी आंखों में जो कर्ब था उसकी गुर्बत से कहीं ज्यादा गहरा था। वार्ड के अंदर उसकी इकलौती बहन ईशा वेंटिलेटर पर थी, जिसकी सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टर ने उसे साफ कह दिया था कि अगर 50 लाख रुपए का इंतजाम ना हुआ तो इलाज जारी नहीं रख सके। और हमने अपनी जेब में हाथ डाला, जहाँ चंद 100 रुपए के मुड़े तुड़े से नोट पड़े थे। ये उसकी कुल कायनात थे। वो एक ऑफिस बॉय था जो दिन रात मेहनत करके वहाँ मुश्किल घर का खर्च चलाता था। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उसके लिए नामुमकिन था। वो दीवार के साथ सर टिकाकर बैठ गया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर शिकवा किया, ए खुदा, तूने मुझे गरीब क्यों पैदा किया? अगर दौलत ही जिंदगी की जमानत है तो मेरे पास क्यों नहीं है ये? ईशा की मासूम सूरत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, जिसे उसने माँ बाप के मरने के बाद माँ बनने पाया था। वो कैसे अपनी गुड़िया को मरते देख सकता था?
उसी लम्हे उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर यासिर साहब का नाम जगमगाया। अरहाम ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ यासिर की करख्ता आवाज़ आई, कहाँ मर गए हो? फौरन बंगले पर आओ, एक ज़रूरी काम है। अरहाम उसी वक्त किसी भी काम करने की हालत में नहीं था, मगर नौकरी का खौफ और पैसों की ज़रूरत ने उसे इनकार न करने दिया। वो भागता हुआ यासिर के बंगले पर पहुंचा, जहां की दुनिया ही अलग थी। वहां रोशनियों का सैलाब था, खुशबुओं का बसेरा था। और हमको ड्राइंग रूम में बुलाया गया, जहां चचा इफ्तिखार और यासिर बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी रही थी, क्योंकि हलीम के घर छोड़ जाने से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया था। वो जानते थे कि अगर हलीम ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया तो जायदाद से हाथ धो बैठेंगे। उन्हें एक ऐसे मोहरे की जरूरत थी जो हलीम को जज्बाती तौर पर काबू कर सके और उसे वापस ला सके। अरहम को देखते ही यासिर के जहन में एक शैतान जाग उठा। उसे अरहम की मजबूरी और उसकी खूबसूरत शख्सियत को भाप लिया। अरहम ने नजरें झुकाकर सलाम किया तो यासिर ने बिना किसी तमहीद के एक चेक बुक निकाली, उस पर 50 लाख की रकम लिखकर अरहम के सामने लहरा दी। अरहम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जिंदगी में इतने सफर एक साथ नहीं देखे थे। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि कोई मुआवजा है। यासिर ने सुघार का कश लेते हुए अरहम कहा, अरहम, ये चेक तुम्हारा हो सकता है। तुम्हारी बहन का इलाज दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में हो सकता है, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। अरहम जो अक्सर अपने बॉस को अपनी मजबूरी बताता रहता था, मगर वो टाल मटोल से काम लेते थे, आज जैसे उसकी किस्मत खुल गई थी। अरहम ने हिम्मत और उम्मीद भरी नजरों से यासिर को देखा और लड़ती आवाज में पूछा, साहब मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इफ्तिखार ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, जान नहीं देनी बरखुरदार, बस जान बनना है किसी की। तुम्हें एक लड़की से मोहब्बत का नाटक करना है, उसे यकीन दिलाना है कि तुम उसके मसीहा हो। वो एक यतीम और जज्बाती लड़की है जिसे सहारे की जरूरत है। तुम्हें उससे शादी करनी होगी, पर उसकी सारी जायदाद हमारे नाम करवानी होगी। जैसे ही कागजात पर दस्तक होंगे तुम आजाद हो जाओगे, और ये 50 लाख तुम्हारे। और हमको लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। वो एक गरीब मजदूर जरूर था, मगर बेजमीन नहीं था। उसने नफरत से चेक को देखा, कहा, साहब, मैं गरीब जरूर हूँ मगर दलाल नहीं हूँ। मैं किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे माफ करें। ये कहकर वो मुड़ा ही था कि यासिर ने सर झटका, ठीक है जाओ, शौक से जाओ, मगर याद रखना अगले 1 घंटे में अस्पताल से कॉल आ जाएगी। तुम्हारी बहन की लाश ले जाओ, क्योंकि मैं उसी अस्पताल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। एक फोन करूंगा और बहन की सांसें बांध। और हम के कदम वही जम गए। उसके कानों में ईशा की हंसी गूंजने लगी, भाई मुझे गुड़िया लेनी है, भाई मुझे जीना है। और हम का जमीर और उसकी मोहब्बत आमने सामने थी। एक तरफ एक अनजानी लड़की की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन की सांसें। उसकी टांगें कांपने लगी और वो वहीं कालीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसे रोते हुए यासिर के पांव पकड़ लिए और कहा, नहीं साहब, ऐसा मत करें, मेरी बहन को मत मारे, मैं करूंगा जो आप कहेंगे। मैं अपने ज़मीर बेच दूंगा, मैं जहन्नुम में जाने को तैयार हूँ, बस मेरी ईशा को बचा ले। यासिर और चाचा ने फातिहाना नजरों से एक दूसरे को देखा। सौदा हो चुका था, अरहाम की रूह का सौदा। अगले 2 दिन अरहाम को तैयार किया गया, उसे महंगे कपड़े पहनाए गए, उसे बात करने का सलीका सिखाया गया। उसे हरीम की हर पसंद नापसंद रटाई गई। उसे बताया गया कि हरीम इस वक्त शहर के वुमेन हॉस्टल में मुकीम है, मगर जल्दी वो कोई घर ढूंढ रही जहाँ वो रह सके। वो सर हिलाकर चला गया। अरहम का वजूद अब एक खूबसूरत खौल था, जिसके अंदर एक मुर्दा ज़मीर और एक तड़पता हुआ दिल था। वो आईने में अपने अक्स को देखता तो उसे घिन आती कि वो एक शिकारी बनता जा रहा था। मगर अस्पताल से आने वाली खबरों को ईशा की तबीयत संभल रही, उसे एक कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर रही थी। वो दिन भी आ गया जब उसे पहला वार करना था। यासी ने पूरा प्लान तरतीब दे दिया। मौसम भी उसका साथ दे रहा था, क्योंकि उस रोज बारिश भी हो रही थी। हरीम हॉस्टल से निकली, उसे एक पोश इलाके में जाना था। घर देखने टैक्सी कहीं नहीं थी और वो बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी आया थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर और कीचड़ उड़ाती ट्रैफिक उसे वहशत ज़दा कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। तभी चंद आवारा लड़के जो कि यासिर के ही भेजे हुए थे वहां आकर रुक गए और हरीम पर फिक्रे कसने लगे। हरीम घबरा गई और पीछे हटने लगी। कभी घर से बगैर ज़रूरत नहीं निकली थी। अगर जाती भी तो ड्राइवर साथ होता, मगर अब वो अकेली थी।
उसका दिल खौफ से धड़क रहा था और वो इधर उधर मदद के लिए दिख रही थी, मगर कोई रुकने वाला नहीं था। लड़के उसके करीब आ रहे थे, हरीम की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे अपनी बेबसी का शदीद एहसास हुआ कि काश आज उसका कोई अपना होता। एन उसी वक्त एक सार रंग की गाड़ी चिड़चिड़ाती हुई वहां आकर रुकी और उसमें से अरहाम उतरा। उस वक्त वो किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। सियाकोट में मलबूस उसकी शख्सियत में एक ऐसा रूप था, हालांकि उसका दिल अंदर से कांप रहा था कि वो ऐसा ये क्या करने जा रहा है, मगर उसने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी की और उन लड़कों की तरफ बढ़ा। उसे बड़ी महारत से उन लड़कों को वहां से भगाया, चूंकि पहले ही तयशुदा था। हरीम जो सहमी हुई दीवार से लगी खड़ी थी, ये अपनी भीगी हुई पलकों से उस अजनबी को देखा जो कि फरिश्ता बनकर वहां आया था। अरहम हरीम की तरफ मुड़ा। उसकी नजरें हरीम के मासूम और डरे हुए चेहरे पर पड़ी तो उसके दिल में एक अजीब सी ठेस उठी। ये वो लड़की थी जिसे वो बर्बाद करने आया था, मगर उसकी आंखों में जो पाकीज़गी और दर्द था उसने अरहम के इरादों को एक लम्हे के लिए मुतज़लज़ल कर दिया। हरीम ने कांपती हुई आवाज में कहा, शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। अरहम ने अपनी नजरें झुका ली, मगर वो इस शफाफ आंखों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसने धीमे लहजे में कहा, कोई बात नहीं, इंसानियत का तकाजा था, आप ठीक तो है? हरीम ने इस बात में सर लाया। अरहम ने देखा कि वो बुरी तरह भीग चुकी है और फिर सर्दी से भी कांप रही है। उसने अपना कोट उतारा और हरीम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपको सर्दी लग रही है, ये रख ले। हरीम झिझकी, मगर अरहम के लहजे में जो एहतराम और अपनाई थी उसने उसे इनकार ना करने दिया। ये वो एहतराम था जिसके लिए वो अपने घर में भी तरसी थी। उसने लरजते हाथों से कोट थाम लिया। अरहम ने उसे हॉस्टल तक ड्रॉप किया और चला गया, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। हरीम के दिल में उस अजनबी के लिए एक नरम गुस्सा पैदा हो चुका था, जो कि फितरी था, क्योंकि बुरे वक्त में मदद करने वाला इंसान हमेशा याद रहता है। लेकिन अरहम का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि शुरू हुआ था। दूसरी मुलाकात का जाल यासिन ने नहीं, बल्कि अरहम ने खुद अपनी अकल से बिछाया, ताकि ये कुदरती लगे। 3 दिन बाद हरूम एक पब्लिक लाइब्रेरी में बैठी अखबार में अच्छे प्रॉपर्टी डीलर का इश्तेहार दिख रही थी। वो मायूस थी क्योंकि उसे कहीं भी ढंग की राइश नहीं मिल रही थी। इतनी दौलत के बावजूद भी कोई इसको मशवरा देने वाला नहीं था। वो सर झुकाए बैठी थी कि अचानक मेज पर एक साया लहराया। उसे चौंक कर सर उठाया तो सामने वही अजनबी खड़ा था। अरहम के चेहरे पर एक खुशगवार हैरत थी, जो कि इंतहाई महारत से सजाई गई थी। उसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप यहाँ, क्या इत्तेफाक है? हरीम के चेहरे पर भी फौरन पहचान की चमक आई। वो अपनी एक कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जी मैं दरअसल कुछ ढूंढ रही थी। अब यहाँ कैसे? अरहम ने हाथ में पकड़ी किताब लहराते हुए कहा, मुझे पुरानी किताबों का शौक है, अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। मैं अरहम, वैसे उस दिन तारुफ अधूरा रह गया था। हरीम ने धीमे से अपना नाम बताया। हरीम। वो अरहम की शख्सियत से बहुत मुतासिर थी। अरहम ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठने की इजाज़त मांगी और फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अरहम ने बहुत होशियारी से गुफ्तगू का रुख जिंदगी की तलखियों की तरफ मोड़ा। उसे हरीम को बताया कि वो भी अकेला है और अपने हालात से लड़ रहा है। अरहम ने कहा कि जिंदगी बहुत जालिम है हरीम साहिबा, ये कमजोरों को कुचल देती है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत न हारे तो रास्ते निकल आते हैं। हरीम जो कि अपने दिल का बोझ किसी के साथ बांटना चाहती थी, उस अजनबी की बातों में ही अपना अक्स देखने लगी। उसे लगा कि शायद ये शख्स उसका दर्द समझ सकता है। इस मुलाकात ने हर अरहम ने हरीम से उसका फ़ोन नंबर नहीं मांगा ताकि हरीम को शक ना हो कि वो उसका पीछा कर रहा है, बल्कि उसने हरीम को अपना कार्ड दिया जिसमें एक फर्जी कंपनी का नाम था और कहा कि अगर ज़िंदगी ज़्यादा अकेली लगे तो याद रखिएगा कि एक अजनबी दोस्त हमेशा मौजूद है। हरीम उस कार्ड को मुट्ठी में दबाकर हॉस्टल वापस आए तो उसे लगा कि उसके हाथ में कार्ड नहीं, बल्कि उम्मीद की कोई किरण है। उसके बाद मुलाकातों का एक गैर महसूस सिलसिला शुरू हुआ। कभी वो पार्क में टकरा जाते जहाँ हरीम शाम को चहलकदमी के लिए आती थी, और कभी अरहम उसे बस स्टॉप पर मिल जाता था। अरहम हर बार उसके साथ नहायत एहतराम से पेश आता, उसकी बातें सुनता, उसके दुखों पर उसे तसल्ली देता और कभी कभी उसे हंसाने की भी कोशिश करता। हरीम जो कि बचपन से तन्हाई का शिकार थी, अरहम की इस तवज्जो की आदी होने लगी। उसे अरहम के साथ वक्त गुजारना अब अच्छा लगने लगा और वो जब भी अरहम से मिलती उसे लगता कि उसका बोझ हल्का हो गया है। एक शाम वो दोनों झील के किनारे बेंच पे बैठे थे। सूरज का रूप हो रहा था और पानी पर
सुनहरी किरणें पड़ रही थी। हरीम ने अचानक पूछा, अरहम, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? आप मेरे लिए इतना वक्त क्यों निकालते हैं? हालांकि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ। अरहम का दिल उसके सवाल पर दहल गया। उसे हरीम की तरह देखा। उसकी आंखों में एतबार की जो रोशनी थी वो अरहम की जमीर को नश्तर की तरह चुभ रही थी। अरहम ने नजरें चुराकर पानी में कंकर फेंका और कहा, अच्छी बुरी की बात नहीं है हरीम। कभी कभी दो अजनबियों के दुख एक जैसे होते हैं तो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। और सच कहूं तो तुम्हारे साथ बात करके मुझे भी सुकून मिलता है। अरहम का ये जुमला सच था। हरीम की मासूमियत वाकई उसे सुकून देने लगी थी। वो जब उसके पास होता तो सत्ताल की बू और यासिर की धमकियां भूल जाता। लेकिन फिर जैसे ही वो हरीम से अलग होता, हकीकत उसे आद बोझती। चौथी मुलाकात फैसला कुन थी। यासिर का दबाव बढ़ता जा रहा था और उसने अरहम को अल्टीमेटम दिया था कि अब काम तमाम करो। अरहम ने बाहरी दिल के साथ हरीम को एक कैफे में बुलाया। वो जानता था कि आज वो जो कुछ कहेगा उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। हरीम आई तो बहुत खुश लग रही थी। उसकी आंखों में फतह मंदी की चमक थी। अरहम दिल में डर रहा था कि यासिर का दबाव बढ़ रहा है और वो अभी तक हरीम को प्रपोज नहीं कर सका था। वो सोच रहा था कि बात कैसे शुरू करे कि अचानक हरीम ने अपना पर्स खोला और एक चाबी मेज पर रख दी। अरहम ने चौंक कर उसे देखा। हरीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरहम, तुम जानते हो ये क्या है? कि मेरी आज़ादी की चाबी है। मैंने डिफेंस के मेन ब्लूआर्ड में एक आली शान बंगला खरीद लिया है और मैं वहीं अपना हेड ऑफिस बनाऊंगी। मैंने अपने सारे शेयर्स रिकवर कर लिए हैं। अब मैं यासिर और चाचा को बताऊंगी कि हरीम शाह अकेले ही काफ़ी है। मैं अपने बाबा का बिजनेस एम्पायर खुद चलाऊंगी। और हम ये सुनकर दंग रह गया। उसे लगा हरीम तो उसके यासिर के अंदाजों से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। वो तो उसे एक बेसहारा लड़की समझ रहे थे, मगर वो तो शेरनी निकली। और हमने खुद पर काबू पाते हुए कहा, ये तो बहुत जबरदस्त खबर है हरीम। मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने इन्हें शिकस्त दे दी। मगर हरीम के चेहरे पर अचानक संजीदगी छा गई। उसे पानी का घूंट पड़ा और हराम की आंखों में सीधा देखा और बोली, मैंने दुनिया को तो दिखा दिया कि मैं मजबूत रहा, मगर सच ये है कि मैं अंदर से डरी हुई हूँ। एक अकेली लड़की के लिए ये कारपोरेट दुनिया सांपों से बड़ी होती है। मुझे कदम कदम पर खतरा है कि यासिर कोई घटिया हरकत ना करे। मुझे दौलत की कमी नहीं है, मगर मुझे एक ऐसे कंधे की कमी है जिस पर सर रख कर मैं सुकून का सांस ले सकूं। एक ऐसा मुहाफिज जो मेरे पीछे खड़ा हो तो मुझे दुनिया की परवाह ना हो। अरहम ने बेख्याली में कहा, हाँ ये सच है। अकेली औरत के लिए माशरा बहुत जालिम है। तुम्हें किसी काबिल एतमाद साथी की जरूरत है। हरीम ने मेज पर रखे अरहम के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अरहम का वजूद कांप उठा। हरीम ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, तो फिर तुम मेरा वो सहारा क्यों नहीं बन जाते अरहम? क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? क्या तुम मेरे बिजनेस और मेरी जिंदगी के पार्टनर बनोगे? अरहम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने सोचा था कि उसे हरीम को जाल में फंसाना पड़ेगा, मिन्नतें करनी पड़ेगी, मगर यहाँ तो हरीम खुद उसे अपनी सल्तनत की चाबियां पेश कर रही थी। ये एतमाद, ये भरोसा अरहम के जमीर पर हथौड़े की तरह बरसा। वो इसे लूटने आया था और उसे अपना मुहाफिज बना रही थी। अरहम की जुबान खंग रह गई। उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे हरीम ने खुशी के आंसू समझा। अरहम ने लड़ती आवाज में कहा, हरीम, मैं एक मामूली इंसान हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हरीम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए अरहम। मुझे तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई नजर आती है वो करोड़ों में नहीं मिलती। तो क्या ये हाँ है? अरहम को अपनी बहन का चेहरा याद आया, फिर यासिर की धमकी। उसे दिल पर पत्थर रखकर सर हिला दिया। हरीम की खुशी की इंतहा न रही। उसे उसी वक्त फैसला किया कि वो मजीद इंतजार नहीं करेगी और अगले ही हफ्ते एक सादा सी तकरीब में लिखा हुआ, जिसमें सिर्फ हरीम का वकील और अरहम की तरफ से दो गवाह थे। अरहम ने निकाहनामे पर दस्तखत किए तो उसे लगा कि वो अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है। निकाह के फौरन बाद हरीम ने अरहम का हाथ थामा और कहा, चलो अपने घर चले। अरहम समझा कि शायद वो अरहम के साथ उसके घर जाएगी, मगर गाड़ी शहर के सबसे पोश इलाके में एक वसीओ अरीज बंगले के सामने रुकी, जिसके माथे पर हरीम बिला लिखा था। गेट खुला और गाड़ी पोर्च में रुकी। हरीम उतरी और उसने अरहम का इस्तकबाल किया। ये बंगला यासिर के घर से भी ज्यादा खूबसूरत था। हरीम ने अरहम को अंदर ले जाकर कहा,
अरहम, आज से ये सब तुम्हारा है। तुम इस घर के सरबराह हो और मेरे मुहाफिज भी। मैं चाहती हूँ कि कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और सबको बता दो कि अब हरीम अकेली नहीं है। अरहम इस महल नुमा घर के बीचों बीच खड़ा था। फानूस की रोशनी उसकी आंखों को खैरा कर रही थी, मगर उसके अंदर खूब खूब अंधेरा था। वो सोच रहा था कि उस लड़की ने मुझे बादशाह बना दिया और मैं इसकी पीठ में खंजर खोपने आया हूँ। उसे हरीम की तरफ देखा जो उसे मोहब्बत और मान से दिख रही थी। अरहम का दिल चाह के वो चीख कर सब कुछ सच बता दे, मगर उसकी जेब में रखा हुआ मोबाइल वाइब्रेट हुआ। ये यासिर का मैसेज था जिसमें लिखा था, शाबाश, काम शुरू करो। अरहम ने मुट्ठी भींच ली। वो एक ऐसे जुराहे पर खड़ा था जहाँ एक तरफ उसकी बहन की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उस मासूम लड़की का एतमाद जो उसे देवता समझ रही थी। हरीम विला की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी आने वाले तूफान का पेशे खैमा लग रही थी। शादी के बाद के ये चंद हफ्ते हरीम के लिए तो किसी ख्वाब से कम नहीं थे, मगर अरहाम के लिए ये वक्त किसी अजाब से कम नहीं था। वो हर लम्हा कांटों पर चल रहा था। हरीम ने उसे अपने घर, अपने बिजनेस और सबसे बढ़कर अपने दिल का मालिक बना लिया था। वो सुबह उठती तो अरहम के चेहरे को देखकर अपने दिल का आगाज करती और रात को उसे अपने सारे दिन की रवादार सुनाकर सोती। अरहम उसके पास होता मगर उसका जहन कहीं और ही होता था। वो अपनी बनावटी झूठ की अमारत में खुद ही कैद हो चुका था। उसने हरीम का एतमाद हासिल करने के लिए खुद को एक यतीम और तन्हा इंसान जाहिर किया था जिसके दुनिया में कोई नहीं था। ये झूठ उसके गले का फंदा बन चुका था, क्योंकि अस्पताल के आईसीयू में उसकी सगी बहन ईशा मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। और हम शाह चाहकर भी हरीम से मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि अगर वो हरीम को बताता कि उसकी बहन है जो कि मर रही है, तो हरीम का पहला सवाल यही होता कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम अकेले हो। अगर ये झूठ खुलता तो यासिर के साथ की गई डील भी बेनकाब हो जाती। और हम बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ उसकी बहन का खून। यासिर उसकी इस कमजोरी को खूब जानता था और वो उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। और हमको रोजाना वीडियोस भेजता जिसमें ईशा की हालत बिगड़ती हुई दिखाई देती और नीचे पैगाम होता कि अगर आज दस्तखत ना हुई तो कल इसकी सांसें बली। और हम बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी की छींटे मारता और आईने में अपने अक्स पर थूकता तो कि तुम कितनी बेबस हो। और हम अपनी बीवी के पास करोड़ों है मगर तुम अपनी बहन के लिए 1 रुपया नहीं मांग सकते, क्योंकि तुम्हारी बुनियाद ही दो के पर है। वो रात भी आके जो क्यामत की रात थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी और हम अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। यासिर की कॉल आ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अगर सुबह तक 50 लाख जमा ना हुए और ऑपरेशन ना हुआ तो ईशा नहीं बचेगी। यासिर ने साफ कह दिया था कि मुझे हरीम की जायदाद के कागजात ला कर दो। मैं इसी वक्त अस्पताल में पेमेंट कर दूंगा, वरना बहन की लाश उठाने आ जाना। और हम का दिमाग अब फटने वाला था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उसके कि वो हरीम को धोखा दे। उसने कांपते हाथों से वो जहरीली फाइल निकाली जो कि यासिर ने दी थी और बेडरूम की तरफ बढ़ा जहाँ हरीम बैकग्राउंड से टेक लगाए कोई किताब पढ़ रही थी। और हमको देखते ही उसने मुस्कुराकर किताब बंद कर दी और बोली, और हम, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या ऑफिस में कोई मसला है? और हम उसके पास बेड के किनारे बैठ गया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हरीम के हाथ को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। हरीम घबरा गई। और हम, आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? और माथे पर पसीना? प्लीज मुझे बताएं क्या बात है? और हमने अपनी खुश्क जुबान होठों पर फेरी और नजरें झुकाकर बोला, हरीम, कुछ नहीं, बस एक बिजनेस डील है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हमारी कानूनी मशीन ने कहा है कि हमें कुछ जायदाद को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ताकि टैक्स के मसाइल से बचा जा सके। उसके लिए मुझे कुछ कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे और ये काम आज रात ही करना है, वरना कल डेडलाइन खत्म हो जाएगी। हरीम ने सुकून का सांस लिया। ओह, तो ये बात है। मैं समझी, पता नहीं क्या हो गया है। आप ख्वामख्वाह इतना टेंशन लेते हैं। और हम, लाई, कहाँ दस्तखत करने हैं? और हमने वो फाइल निकाली। उसके हाथ दर्ज रहे थे। उसे लगा वो अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर रहा है। हरीम ने फाइल पकड़ी और पेन का ढक्कन खोला। और हम का जमीर चीखा के रोक लो इसे, बता दो, सच कह दो कि मैं झूठा हूं।
मगर ईशा की मासूम सूरत उसकी आंखों के सामने आ गई। वो बुत बनकर बैठा रहा। हरीम ने फाइल पर एक नजर डाली और फिर अरहाम की आंखों में देखा। अरहाम डर गया कि कहीं वो पढ़ ना ले, मगर हरीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरहाम, आप जानते हैं ना कि ये दौलत की जायदाद मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। मेरे लिए सबसे कीमती असासा आपका एतबार है। अगर आप कह रहे हैं तो ये मेरे लिए पत्थर पर लकीर है। ये कहकर हरीम ने बिना एक लफ्ज पढ़े तेजी से कागजात पर दस्तखत करना शुरू कर दिया। हर दस्तखत के साथ अरहम के दिल पर एक चिरका लगा लेता। हरीम ने आखिरी दस्तखत किया और फाइल बंद करके अरहम को थमा दी। ये ले, आप खुश हैं? प्लीज ही परेशानी खत्म करे और सो जाए। अरहम ने फाइल सीने से लगा ली और बमुश्किल बोला, शुक्रिया हरीम, तुम नहीं जानती तुमने आज क्या किया है। हरीम ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, मैं जानती हूँ, मैंने अपने शौहर का साथ दिया है। अरहम वहां एक लम्हा भी मजीद नहीं रुक सकता था। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो वहां से निकला और सीधा अपनी गाड़ी में बैठा। उसने फाइल डिशबोर्ड पर फेंकी और स्ट्रिंग पर सर रखकर रोने लगा। वो चीखना चाहता था मगर आवाज उसके हलक में गुट कर रह गई। अचानक उसे उससे कुछ ख्याल आया। उसने सर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत उतर आई। उसने गाड़ी की पिछली सीट पर अपना लैपटॉप बैग उठाया और उसमें से कुछ कागजात निकाले। ये वो कागजात थे जिसने पिछले 2 दिनों में अपनी आर्टिस्टिक सलाहियतों को इस्तेमाल करते तैयार किए थे। उसने एक मुतबादिल प्लान सोच रखा था, मगर उस पर अमल करना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ था। मगर उसे ये जुआ खेलना था। उसे गाड़ी स्टार्ट की और तूफानी बारिश में यासिर के बंगले की तरफ रवाना हो गया। उधर हरीम को अरहाम के जाने के बाद नींद नहीं आ रही थी। उसे अरहाम का रवैया अजीब लग रहा था। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि अरहाम किसी बड़ी मुसीबत में है और वो इसे छुपा रहा है। उसे सोचा कि कहीं यासिर ने उसे फिर से तंग करना तो शुरू नहीं कर दिया, और वो बेचैन होकर उठी और अरहाम के पीछे जाने का फैसला किया। उसे ड्राइवर को जगाया और अरहाम की गाड़ी के ट्रैकर की मदद से उसका पीछा करने लगी। जब अरहाम यासिर के बंगले में पहुंचा तो वहां जश्न का समा था। यासिर और चाचा इफ्तिखार बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। अरहाम अंदर दाखिल हुआ तो वो बारिश में भीगा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। यासिर ने उसे देखते ही कहका लगा, आओ आओ मेरे मजनू, ले आए अपनी लैला की तबाही का सामान। अरहाम ने बिना कुछ बोले फाइल मेज पर यासिर की तरफ सरका दी। यासिर ने भूखे भेड़िए की तरह फाइल चिपटी और खोल कर नीचे हरीम के दस्तखत देखे। दस्तखत देखते उसकी आंखें चमक उठी। उसने फाइल हवा में लहराई। डैड, काम हो गया। हरीम साहब सड़क पर आ गई। ये सारी जायदाद अब हमारी है। मैंने ऐसी फाइल तैयार करवाई थी कि वो सारी प्रॉपर्टी वापस नहीं दे सकेगी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दस्तखत करके हमारे नाम की है। इफ्तिखार साहब ने खुशी से अरहाम के कंधे पर हाथ मारा और बोले, मान गए अरहाम, तुम्हें तो छुपे रस्तम निकले, तुमने तो कमाल कर दिया। अरहाम ने सर तजे में कहा, मेरा काम हो गया यासिर, अब मेरा वादा पूरा करो। अस्पताल कॉल करो, पैसे ट्रांसफर करो, मेरी बहन मर रही है। यासिर ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ फाइल बंद की और सोफे पर टांग पे टांग रख के बैठ गया। उसे सिगार सुलगाया और अरहाम के मुंह पर फेंका। पैसे? कौन से पैसे और कौन सी बहन? अरे अरहाम, तुम कितने भूखे हो यार। हमने तुम्हें इस्तेमाल किया और टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके बाद डस्टबिन में फेंका जाता है, जेब में नहीं रखा जाता। अरहाम ने गुस्से से मुट्ठी भींची और चिल्लाया, यासिर, तुमने वादा किया था, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यासिर ने हंसकर अपना फोन निकाला और बोला, मारने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी मरने वाली है। अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ कि इसका ऑक्सीजन मास्क हटा दे। तुम्हारे पास अब कोई सबूत नहीं है कि तुमने हमारे लिए काम किया है। अगर होशियारी दिखाई तो हरीम को तुम्हारी असलियत बता दूंगा। और हम कुछ देर लब पीछे उस घटिया इंसान को देखता रहा जिसके लिए उसने हरीम जैसी पक्कीज़ा लड़की का सौदा किया था। फिर से अचानक एक जोरदार कहका लगाया, ऐसा कहका जिसने यासिर और इफ्तिखार को चौंका दिया। यासिर ने हैरत से पूछा, पागल हो गए हो क्या? क्यों हंस रहे हो? अरहाम बोला, हंस इसलिए रहा हूं यासिर कि तुमने मुझे गरीब समझा, मजबूर समझा, क्योंकि तुम भूल गए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट कभी भी अपने शाहकार पेंटिंग को कचरे में नहीं फेंकता। सर, इस फाइल को खोलकर गौर से तो देखो, जिसे तुम अपनी जीत समझ रहे हो। यासिर के माथे पर बल पड़ गए। उसने जल्दी से फाइल दोबारा खोली और अगले सफात पलटते अचानक उसके मुंह से गंदी गाली निकली।
یہ کیا بکواس ہے؟ فائل کے اندر والے صفحات پر جائیداد کی تفصیلات نہیں بلکہ کارٹون بنے ہوئے تھے، اور ایک بڑے بڑے کارٹون کے نیچے لکھا تھا یاسر دی گریٹ لوزر۔ ارحام نے گاڑی میں بیٹھ کر بدلے تھے کیونکہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنا چاہتا تھا، آر یا پار۔ یاسر نے غصے سے فائل زمین پر دے ماری۔ تم نے ہمارے ساتھ گیم کھیلی، اصل کاغذات کہاں ہیں؟ ارحام نے سینہ تان کر کہا اصل کاغذات میرے پاس ہے، وہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ میں نے حریم کے بھروسے کا سودا نہیں کیا، میں نے صرف تمہارے غرور کا سودا کیا۔ اور رہی بات میری بہن کی تو سن لو، میں نے ابھی پولیس کو تمہاری بلیک میلنگ کی وہ ساری وائس ریکارڈنگ بھیج دی ہے جو تم مجھے بھیجتے تھے۔ پولیس راستے میں ہے یاسر۔ تم نے سمجھا تھا کہ میں اپنی بہن کی زندگی کے لیے اپنی بیوی کی عزت بیچ دوں گا؟ نہیں یاسر، میں مر سکتا ہوں، میں بغیرت نہیں بن سکتا۔ یاسر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے دراز سے پستول نکال لیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارحام عین اسی وقت دروازہ کھلا اور حریم اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ فقط تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی، اور ارحام کے پیچھے آئی تھی اور اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آخری چند جملے سنے تھے، مگر اسے پوری بات سمجھ نہیں آئی۔ یاسر نے حریم کو دیکھتے ہی پستول چھپا لیا، فوراً بازی پلٹ دی۔ اسے میز کی دراز سے وہ 50 لاکھ والا چیک نکالا اور حریم کی طرف لہرایا۔ حریم، شکر ہے تم آگے دیکھو۔ اس سام کو جسے تم نے پالا، یہ تم سے شادی کرنے کے لیے ہم سے 50 لاکھ روپے لے کر گیا تھا۔ یہ دیکھو ثبوت، یہاں چیک اس کے نام ہے، یہ تمہاری دولت کے لیے تم سے ملا تھا۔ اس نے ہمیں بلیک میل کیا کہ اگر ہم نے اسے پیسے نہ دیے تو یہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ حریم سکتے میں آگے، پھر اس نے ارحام کی طرف دیکھا۔ ارحام کی آنکھوں میں سچائی تھی مگر حالات اس کے خلاف تھے۔ حریم نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا ارحام، کیا تم نے ان سے پیسے لیے تھے؟ ارحام نے آگے بڑھنا چاہا۔ حریم میری بات سنو، یہ پیسے میں نے اپنی بہن کے لیے۔ حریم نے چیخ کر اسے روکا۔ بس بہن؟ کون سی بہن؟ تم نے تو کہا تھا تم اکیلے ہو، تم یتیم ہو، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ ارحم کے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سچ یہ تھا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اور یہی جھوٹ آج اس کی سچائی کو نگل رہا تھا۔ ارحم نے سر جھکا لیا۔ ہاں حریم، میں نے جھوٹ بولا۔ میری ایک بہن ہے جو مر رہی ہے اور میں مجبور تھا۔ حریم کی آنکھوں سے اعتبار کا شیشہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ اس نے نفرت سے ارحم کو دیکھا۔ تو تم نے میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یتیمی کا ڈرامہ رچایا؟ تم نے میرے جذبات کو استعمال کیا تاکہ تم اپنی بہن کو بچا سکو؟ میرے پیار کی کوئی قیمت نہیں تھی تمہاری نظر میں، صرف ایک ذریعہ تھی۔ ارحم کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا کیونکہ تکنیکی طور پر حریم سچ کہہ رہی تھی۔ حریم نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں مسیحا سمجھی تھی ارحم، مگر تم تو سب سے بڑے ڈاکو نکلے۔ تم نے میرے اعتبار کا قتل کیا۔ وہ وہاں سے الٹے قدموں بھاگی، جس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں دور نکل جائے جہاں کوئی اس کا اپنا نہ ہو۔ ارحم اس کے پیچھے لگ گیا۔ حریم رک، سچ یہ نہیں ہے، مگر حریم اپنی گاڑی کو ڈٹ کر طوفانی رفتار سے نکل گئی۔ ارحم بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا اور اسی جھوٹ نے آج اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ حریم کی گاڑی طوفانی بارش میں کسی زخمی ناگن کی طرح سڑک پر بل کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے سامنے کا منظر دھندلا کر دیا، مگر اس وقت اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کی روح تو پہلے ہی قتل ہو چکی تھی۔ اس کی کانوں میں ابھی تک یاسر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ یہ تم سے شادی کرنے کے لیے ہم سے 50 لاکھ کی ڈیل کر کے گیا تھا۔ پھر ارحم کا وہ اعتراف کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا۔ حریم کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر کہیں گر گیا ہے۔ وہ شخص جسے اس نے اپنا مسیحا سمجھا، اپنا محافظ اور اپنی کائنات سمجھا، وہ محض ایک اداکار نکلا جس نے اس کی یتیمی اور تنہائی کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، جیسے وہ اس تلک یادوں سے بھاگ کر کہیں دور نکل جانا چاہتی ہو۔ دوسری طرف یاسر کے بنگلے کے باہر ارحم بارش میں کیچڑ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ پولیس یاسر اور چچا افتخار کو ہتھیلیاں لگا کر لے جا چکی تھی کیونکہ ارحم کی فراہم کردہ ریکارڈنگز اس کی جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، مگر ارحم کو اپنی جیت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ خالی نظروں سے اس سڑک کو دیکھ رہا تھا جہاں حریم کی گاڑی اجل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ اصلی فائل تھی جسے وہ بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔
یہ وہ کاغذات ہیں جن کی خاطر اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی، مگر اب ان کی قیمت ردی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ جس کے لیے سب کیا تھا وہی اس سے نفرت کر کے جا چکی تھی۔ اور ہم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور ایک فلک جگاف چیخ ماری جو کہ بادلوں کی گرج میں دب گئی۔ اس نے خود کو کوسنا شروع کر دیا کہ کاش میں نے حریم کو پہلے سچ بتا دیا ہوتا، کاش میں اپنی مجبوری کا سودا اس کے اعتبار سے نہ کرا ہوتا، مگر کاش کا لفظ اب اس کے مقدر کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور اپنی ٹوٹی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کا رخ اب ہاسٹل یا گھر کی طرف نہیں تھا، بلکہ شہر کے اسی قدیمی مزار کی طرف تھا جہاں وہ اکثر اپنی پریشانی کو بوجھ ہلکا کرنے جاتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حریم بھی وہیں گئی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد ایک بار حریم نے بتایا تھا کہ جب وہ بہت اداس ہوتی ہے تو مزار کے ذیل میں جا کر بیٹھتی ہے۔ اور ہم دیوانوں کی طرح گاڑی چلاتا ہوا مزار پہنچا۔ رات کا آخری پہر تھا اور بارش تھم چکی تھی، مگر ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ مزار کے احاطے میں دیے ٹمٹما رہے تھے اور فضا میں لبان کی خوشبو بسی تھی۔ اور ہم ننگے پاؤں اندر داخل ہوا، اس کی آنکھیں ہر کونے میں حریم کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، اگر حریم یہاں نہ ملی تو وہ کہاں جائے گا؟ اسے سیب کا چکر لگا اور پھر ایک کونے میں بڑے سے درخت کے نیچے ایک سایہ نظر آیا جو دوپٹے میں منہ چھپائے سسک رہا تھا۔ ارحم کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ حریم تھی، اس کی حریم جو اس کی وجہ سے اس حال میں تھی۔ ارحم نے کانپتے ہوئے قدموں سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک مجرم ہے جو اپنی سزا سننے جا رہا ہے۔ حریم نے آہٹ محسوس کر کے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ سرد تھا۔ ارحم کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بڑک اٹھی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر چیخ کر بولی، خبردار ارحم، وہیں رک جاؤ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا، تمہارا سایہ بھی میرے لیے حرام ہے۔ ارحم وہیں رک گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حریم، مجھے صرف ایک بار اپنی بات کہنے کا موقع دے دو، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے دو۔ حریم نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، صفائی؟ کس بات کی صفائی دو گے تم ارحم؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے کہ تم نے پیسے لیے تھے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے کہ تم نے اپنی یتیمی کا ڈرامہ کیا؟ تم نے کہا تھا تم اکیلے ہو، تمہارا کوئی نہیں۔ تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ارحم۔ تم نے مجھے اس وقت دھوکہ دیا جب میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ ارحم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ اصلی فائل نکالی جو گیلی ہو چکی تھی اور اسے حریم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں حریم، میں گنہگار ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میں یتیم ہے۔ میں نے یاسر سے ڈیل کی تھی، مگر حریم خدا گواہ ہے، میں نے تمہارا سودا نہیں کیا تھا۔ دیکھو اس فائل کے، یہ تمہاری جائیداد کے اصلی کاغذات ہیں جن پر تم نے دستخط کیے تھے۔ اگر میں دھوکہ باز ہوتا تو یہ کاغذات اسی وقت یاسر کے پاس ہوتے اور تم سڑک پر ہوتی۔ میں نے اپنی بہن کی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری سلطنت بچائی ہے۔ حریم نے نفرت سے فائل کو ٹھوکر ماری اور بولی، مجھے نہیں چاہیے جائیداد اور نہ ہی تمہاری یہ جھوٹی کہانیاں۔ مجھے وہ ارحم چاہیے تھا جو سچا تھا، مگر وہ تو کبھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ارحم نے دیکھ لیا کہ اس وقت حریم کے دل پر چوٹ بہت گہری ہے اور الفاظ اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ اسے گہری نظروں سے حریم کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے حریم، میں جا رہا ہوں، تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے صرف ایک سچ سن لو۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی بہن عیشا کے لیے کیا، جو اسپتال کے آئی سی یو میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ میری ایک لوتی فیملی ہے اور میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ یاسر نے مجھے خریدا نہیں تھا، حریم مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے تم سے شادی کر کے جائیداد اس کے نام نہ کی تو میری بہن کا علاج بند کروا دے گا۔ میں مجبور تھا حریم، مگر جب میں تمہاری زندگی میں آیا تو تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بہن کو کھو سکتا ہوں مگر تمہارا بھروسہ نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے میں نے یاسر کو نقلی کاغذات دیے اور اصلی اپنے پاس رکھے۔ اب میری بہن شاید نہ بچے کیونکہ یاسر نے فنڈز روک دیے، مگر مجھے سکون ہے کہ تم محفوظ ہو، یہ لو اپنی امانت اور خوش رہنا۔ یہ کہہ کر ارحام نے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے مزار کے گیٹ کی طرف آ گیا۔ حریم وہی کھڑی رہی، اس کے دماغ میں ارحام کے الفاظ گونج رہے تھے، بہن، وینٹیلیٹر، بلیک میلنگ۔
اس کا غصہ آہستہ آہستہ حیرت اور پھر پچھتاوے میں بدلنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ ارحم اکثر اداس رہتا تھا اور اس کے پاس فون آتے تھے اور وہ گھبرا جاتا تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب ارحم کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ کیا وہ واقعی اتنا مجبور تھا؟ حریم نے زمین سے وہ گیلی فائل اٹھائی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ ارحم جھوٹا ہو سکتا ہے مگر وہ بے وفا نہیں ہے۔ اگر اسے دولت چاہیے ہوتی تو یہ کاغذات یاسر کو دے کر 50 لاکھ روپے لے کر غائب ہو سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے حریم کو بچایا، چاہے بدلے میں اسے سب کچھ کھونا پڑا۔ حریم کی چھٹی حس جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچائی کا خود پتہ لگائے گی۔ فوراً وہاں سے نکلی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کا رخ کیا۔ اور ہم نے باتوں باتوں میں ہسپتال کا نام بھی لیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے استقبالیہ پر عشا کا نام پوچھ کر آئی سی یو کا رخ کیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر حریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وارڈ کے باہر ارحم زمین پر بیٹھا دیوار سے سر ٹکرائے رو رہا تھا۔ اس کا وہ حال تھا جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتا تھا۔ حریم چھپ کر اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر باہر آیا اور ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے افسوس سے بولا، مسٹر ارحم، ہم بہت معذرت خواہ، ہم نے بہت انتظار کیا مگر فیس جمع نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتال کی انتظامیہ نے وینٹیلیٹر ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اپنی بہن سے آخری ملاقات کر لیں۔ ارحم نے ڈاکٹر کے پیر پکڑ لیے۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے ایسا مت کریں، میری بہن مر جائے گی، میں کہیں سے بھی پیسے لے آؤں گا، میں اپنی کڈنی بیچ دوں گا، بس تھوڑا سا وقت دے دیں۔ ڈاکٹر نے بے بسی سے سر ہلایا اور اندر چلا گیا۔ ارحم دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اے خدا، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے سچ کا ساتھ دیا اور تو نے مجھے یہ سلا دیا؟ میری گڑیا کو مت چھین۔ حریم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی بے بسی اور بے حسی پر شرمندگی ہوئی کہ یہ شخص یہاں اپنی بہن کی زندگی کی بھیک مانگ رہا اور اسے دولت کا لالچی سمجھ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ارحم نے کتنا بڑا ظرف دکھایا کہ اپنی مرتی ہوئی بہن کو چھوڑ کر اس نے حریم کو جائیداد بچائی۔ حریم کے اندر کی عورت جاگ اٹھی۔ وہ اب صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ ایک سرپرست بھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور سیدھا ہسپتال کے ایڈمنسٹریشن آفس کی طرف گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنا چیک بک نکالا اور ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کو طلب کر لیا۔ اس نے ایم ایس کی میز پر منہ مانگی رقم کا چیک رکھا اور غصے سے بولی، اگر اس لڑکی کے علاج میں ایک لمحے کی تاخیر ہوئی یا وینٹیلیٹر ہٹایا گیا تو میں اس پورے ہسپتال کو خرید کر بند کروا دوں گی۔ میں حریم شاہ ہوں اور وہ مریضہ میری نند ہے۔ مجھے اس کا بہتر علاج چاہیے، چاہے اس کے لیے بیرون ملک سے ڈاکٹر بلوانے پڑے۔ ابھی اور اسی وقت علاج شروع کریں۔ ڈاکٹرز حریم شاہ کا نام سن کر اور رقم دیکھ کر فوراً حرکت میں آ گئے۔ حریم نے کہا، یہ بات ابھی ارحم کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، میں یہاں ہوں، بس علاج شروع کریں۔ ادھر ارحم مایوسی کے عالم میں آئی سی یو میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ڈاکٹر کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے عیشا کو جدید مشینوں میں شفٹ کرنا شروع کر دیا اور غیر ملکی ادویات کے انجیکشن لگائے جا رہے تھے۔ ارحم حیران ہو کر ڈاکٹر کی طرف لپکا، یہ سب کیا ہے؟ آپ تو علاج روک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، معطا ہو گیا ارحم صاحب، کسی فرشتے نے آپ کی بہن کے علاج کے سارے اخراجات اٹھا لیے ہیں اور نہ صرف ابھی کے لیے بلکہ مکمل صحت یابی تک کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اب کہ آپ کی بہن بچ جائے گی۔ ارحم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ششر رہ گیا کہ کون ہے جس نے اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگایا تھا۔ تبھی اسے دروازے پر ایک پرچھائی نظر آئی۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو وہاں حریم کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور محبت تھی۔ ارحم کی ٹانگوں میں جان نہ رہی اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا تو حریم نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ارحم نے روتے ہوئے پوچھا، حریم، تم یہاں؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں تو مجرم ہوں تمہارا حریم۔ ارحم کے منہ سے حریم نے ہاتھ رکھ دیا اور اپنی نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، چپ ہو جاؤ، بالکل چپ۔ تم مجرم نہیں ہو ارحم، تم میری ہیرو ہو۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز داؤ پر لگا دی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم دولت کے نہیں محبت کے سودا کرو۔ ارحم پوٹ پوٹ کر رو پڑا اور حریم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یہ آنسو شکرانے کے تھے اور پچھتاوے کے، دل جانے کے لیے تھے۔ اور حریم نے اسے سینے سے لگا کر بولی، مجھے معاف کر دو ارحم، میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی، میں اپنی انا میں اندھی ہو گئی تھی، مگر اب میں وعدہ کرتی ہوں
कि ईशा सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, मेरी भी बहन है, और हम दोनों मिलकर उसे ठीक करेंगे। और हमने सर उठाकर हरीम की आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ मोहब्बत थी। उसे कहा, हरीम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। हरीम ने उसका हाथ मजबूती से थामा और बोली, मेरा साथ अब आखिरी सांस तक तुम्हारा है। अगले चंद हफ्ते हफ्ते अस्पताल में अरहम और हरीम ने मिलकर ईशा की खदमत की। जदीद इलाज और हरीम की दुआओं ने असर दिखाया, और वो दिन भी आ गया जब ईशा ने आंखें खोली और अपने भाई और भाभी को सामने पाया। एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। उधर कानून ने अपना रास्ता अपनाया। यासिर और चचा इफ्तिखार को फ्रॉड, अगवा, बराए तावान और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में लंबी कैद की सजा सुनाई गई। हरीम ने जेल जाकर उन्हें वो कागजात दिखाकर कहा कि तुम लोगों ने समझा था कि तुम मोहब्बत को खरीद सकते हो, मगर तुम भूल गए कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और तुम सिर्फ छीनना जानते हो। ये तुम्हारा इंजाम है। वो दिन बहुत खूबसूरत था जब ईशा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। हरीम बिला को दुल्हन की तरह सजाया गया। हरीम ने खुद ईशा की व्हीलचेयर धकेलती हुई घर के अंदर लाई। हम उन दोनों के पीछे चल रहा था और उसकी आंखों में इत्मीनान था। शाम को चाय के वक्त वो तीनों लॉन में बैठे थे। ईशा मुस्कुरा रही थी और हरीम उसे अपने हाथ से केक खिला रही थी। अरहम ने हरीम की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शुक्रिया हरीम, मुझे मेरी जिंदगी लौटाने के लिए। हरीम ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी लौटाई नहीं है जनाब, खरीदी है। अब आप सारी उम्र मेरे कर्जदार रहेंगे। और हमने हंसकर कानों को हाथ लगाया। सारी उम्र की गुलामी मंजूर है बेगम साहिबा। मेरी दौलत तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है, और हम बस वो एतबार कीमती है जो हम दोनों एक दूसरे का करेंगे। और हमने आगे बढ़कर हरीम के माथे पर बोसा दिया। ढलते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी, जो अब हर फरेब और हर आजमाइश से निकलकर एक सच्ची और लफानी मोहब्बत के सफर का आगाज कर चुके थे।